सो रितेश, व्हाट अबाउट अदर्स? और कोई ज्वाइन नहीं करेगा? सर डोंट नो। ओके। अच्छा, तुम्हारा प्रोजेक्ट ग्रुप कौन सा है? प्रोजेक्ट ग्रुप सर मेरा वन है। देवराता सर। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा टाइटल है तुम्हारा? सोलर सोलर बेस्ड प्रोजेक्ट। सोलर। अच्छा, तो कौन सा टाइटल सोचे हो कुछ? टाइटल तो सर ऐसे सोचे हैं तो सर को बोले थे तो सर बोले पान सर से हम एक बार बात करते हैं फिर बताते हैं। अच्छा अच्छा। सर वैसे सोचे जैसे ऑटोमेटिक सोलर ट्रैकर है हम्म। और सोलर बेस्ड मोबाइल चार्जर है और सोलर इन्वर्टर बेस्ड ऑन रिले, ये सब सर थोड़ा स्मॉल टाइप का प्रोजेक्ट हो जा रहा है। हम्म। सोलर से अगर देखे तो तो कोई डिवाइस तुमको मतलब कि डिज़ाइन करना है कि बनाना है वैसा कुछ सोचो। मतलब कुछ अगर बना सकते हो, जैसे कि मेरा एक ग्रुप जो है, मैंने प्रपोज किया था कि डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकिंग चार्जर, तो वो लोग एक बैटरी डिज़ाइन करेंगे, उस हिसाब से होगा। तो सर हम लोग तो ऑटोमेटिक सोलर ट्रैकर मतलब सोलर का डे डे टाइम में इंटेंसिटी लाइट का ज़्यादा रहेगा तो सोलर का जो पैनल है वो ऑटोमेटिक वही उसी डायरेक्शन में वो ऑटोमेटिक मूव करेगा जिधर लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा तो रहेगा। उसके लिए तुमको एल डी आर चाहिए, एल डी आर। एलडीआर। लाइट डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब कि लाइट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से तुमको वहाँ पर स्टेपर मोटर लगाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो पैनल घूम जाएगा। हाँ यस सर, वो पैनल मोटर में ही फिट होगा वो हाँ, ऑटोमेटिक दैट वो। मीन्स द पैनल विल रोटेट ऑटोमेटिकली as per the sunlight. Okay, as per the sunlight, the resistance, the LDR will detect the resistance. Means it will detect the sunlight. When the sunlight means the intensity is more, then the द रेजिस्टेंस विल लो। variation will decrease. Yes, and accordingly more current will pass through the motor, and it will rotate, and your panel will move towards the sun. Okay. यस सर यस। हाँ, तो ऐसा होता है डुअल एक्सिस सर ये मतलब। प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट भी ठीक है ना सर? हाँ, वो तो मेरा जो दूसरा ग्रुप है वो भी तो यही कर रहा है, वो बैटरी को चार्ज करेगा इससे। ठीक है। तो वो डुअल एक्सिस करेगा। डुअल एक्सिस मतलब कि सुबह से शाम तक जितना भी, मतलब कि सुबह 6 बजे के तो इतना इंटेंसिटी नहीं रहता है, तो 7 या 8 बजे के बाद ही गर्मी के मौसम में इट विल गेट दी मैक्सिमम इंटेंसिटी। देन up to 6 p.m. because in summer the sun sets after 6:30. So up to 6 p.m. we will get the intensity, and during the 9 p.m. to 3 p.m. we will get maximum intensity. Okay. तो तब क्या होगा, जो सन का जो डायरेक्शन है, इट विल रोटेट, इट विल चेंज इन द स्काई, एंड योर डिवाइस विल फॉलो दैट, इट विल रोटेट अकॉर्डिंगली, वो घूमता रहेगा। ठीक है। अभी क्या होता है, ये सिंगल एक्सिस है। डुअल एक्सिस मतलब कि समर में सूरज जो जहाँ पर रहता है, मान लो कि दोपहर के 1 बजे, सुबह के 10 बजे, जो सन का पोजीशन रहता है, मान लो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ नवंबर द सन पोजीशन इज चेंज्ड, है ना। तो यस सर। तो वो जो सोलर जो ट्रैक कर रहा है, जो सोलर पैनल, वो भी सुबह से शाम तक तो वो घूम रहा है एक एक्सिस में, और जो सन का पोजीशन चेंज हो रहा है सीजन वाइज उसको भी ट्रैक करेगा, तो वो दूसरे एक्सिस में ट्रैक करेगा। मान लो कि एक्स एक्सिस में मॉर्निंग टू इवनिंग हो रहा है, और वाई एक्सिस में वो समर टू विंटर हो रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में मींस मूव डुअल करेगा। एक्सिस। हाँ, डुअल एक्सिस। दैट मीन्स इफ यू इंस्टॉल इट इन द होल ईयर, इट विल ट्रैक द सनलाइट एज पर द पोजिशन ऑफ द सन, इट विल मूव अकॉर्डिंगली। तो तुमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, डुअल एक्सिस होगा वो। ठीक वैसे है। सर मैक्सिमम ग्रुप तो सोलर बेस्ट है और इसका सर सब में कंसेप्ट लगभग वही है कि सोलर से
हम लोग स्टोर करेंगे एनर्जी, अब उस स्टोर एनर्जी को कहीं यूटिलाइज करेंगे। हाँ वही तो, सोलर का तो एक ही काम मेन है ना। कंसेप्ट सर वही है। एक ही काम है, अब तुम अलग अलग डिवाइस उसको इस्तेमाल कर उसका सकते हो। एप्लीकेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे हम हाँ लोग हाँ हाँ एक मोबाइल चार्जर भी उससे बना सकते हैं। हाँ हाँ। उस हाँ, इन्वर्टर भी हम लोग कर सकते हैं, स्टोर करके एज ए इन्वर्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर सर सोलर हाईवे लाइटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि लाइटिंग स्ट्रीट में क्या होता है हाईवे में, कि वो जैसे कोई भी व्हीकल्स है, वो जिस टाइम वो स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जब वो फिर वहां से पास करता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू उसमें सर सेंसर से उसका होगा, वो वर्क करेगा। वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के एप्लीकेशन से भी हो सकता है। अब सोलर जो है, सोलर किससे, तो वो जो लाइट का जो स्ट्रीट लाइट है वो उसको एनर्जाइज हो रहा है सोलर से, ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन सोलर से तो एनर्जाइज हो रहा है, लेकिन हाँ वो तुम जो बोल रहे हो वो दूसरा है, वो है वो जो मतलब कि आईआर सेंसर से ट्रैक करेगा कि कोई व्हीकल आ रहा है दूर से, तो उस हिसाब से वो लाइट ग्लो करेगा, फिर जब चलाएगा तो फिर से डार्क हो जाएगा। ये ऑटो टर्न ऑफ हो जाएगा एट डे टाइम। नेट, हाँ वो तो लाइट टर्न ऑन होगा ऑफ होगा, लेकिन उसमें तो सोलर का एप्लीकेशन नहीं है। सोलर का एप्लीकेशन सिर्फ वो लाइट ऑन हो रहा है वही है, ठीक है। हाँ वो कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दी प्रोजेक्ट यू कैन चेंज द टॉपिक और यू कैन चेंज द डायरेक्शन एनीवेयर। ओके, तुम एक एप्लीकेशन को शुरू करते करते और भी दो तीन एप्लीकेशन अगर मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन वो टाइटल में जो है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर सोलर है तो सोलर का कुछ रखना चाहिए, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन तुम किसी और डायरेक्शन में चेंज कर लो, देर इज नो प्रॉब्लम। मीन्स वो यूटिलाइज होना चाहिए। हाँ यूटिलाइज होना चाहिए। अच्छा वो दीपक तो घुसा तो फिर वापस चला गया। उसका भी एक प्रोजेक्ट है मेरा अंडर, लेकिन वो तो बोला था कि उसको डिस्कस करने के लिए, उसका होम ऑटोमेशन है। वो तो सर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ट है वो। हाँ हाँ आर्डुइनो होम ऑटोमेशन है। होम ऑटोमेशन में वो भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। आईओटी के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन आईओटी तो नहीं है कॉलेज में, और आईओटी का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो होम ऑटोमेशन माइक्रो कंट्रोलर के मतलब आर्डुइनो आर्डुइनो यूनो इससे भी हो सकता है। अच्छा तो कमिंग बैक टू दी लेक्चर ऑफ सॉफ्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अच्छा सिलेबस मैंने तो वो वेबसाइट मतलब कि गूगल क्लासरूम में दे दिया है, ठीक है। सिलेबस मतलब कि ये इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग जो मैंने शुरू किया था लास्ट क्लास के, इन द मिडिल ऑफ लास्ट क्लास, दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन द स्लॉट टेस्ट। इन दिस स्लॉट टेस्ट दैट मॉड्यूल ऑफ मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन वो वाला है, ठीक है। इससे पहले वो पहले जो 3-4 लेक्चर था उसमें गूगल क्लासरूम में मैंने सारा नोट्स यस किया। सर, यस सर, हाँ मेंशन है सर, मेंशन। गूगल क्लासरूम में मैंने सारा नोट्स दे दिया है, ठीक है। अच्छा evolutionary computing techniques I have just started in the last lecture. The evolutionary computer techniques, okay, it is basically a technique which is based on the nature inspired animals and you can say organisms। मतलब ये एक फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स है। मतलब कि तुमने ऑलरेडी बैट एल्गोरिदम शायद तुमने शुरू किया है, दूसरे जो टीचर है वो शायद पढ़ा रहे हैं। देन पीएस और पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। सो मोस्ट ऑफ दिस एल्गोरिदम्स आर नेचर इंस्पायर्ड। मतलब कि नेचर में जो एनिमल्स और प्लांट्स है, ठीक है, बर्ड्स है, तो वो लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं उससे इंस्पायर होके कोई एल्गोरिदम डेवलप करके तुम अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। मतलब ये कैसे है, ये सोच कैसे आया। मान लो कि मैंने जो बोल रहा था कि सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ओके, वेयर एज आई वाज मेंशनिंग इन द लास्ट क्लास, that suppose there is a power system and the system has suppose 10 number of buses where there are 4 generator buses and 6 load buses. So after load flow you get to know that what should be the value of the voltage, active power, reactive power, power angle in the buses, so that
the power is distributed uniformly as per the load demand. Okay. Now you are seeing that the whole system has a lot of error. The efficiency is like less than 90%. So you are thinking that how about I change the value of voltage, क्योंकि मैंने HVDC क्लास में बोला था कि फैक्स डिवाइस के लेक्चर में मतलब के मॉड्यूल में that reactive power is always required. Reactive power demand is always high, but reactive power cannot be supplied by the sending end. So you have to install reactive power generating compensating you can say compensating devices at locally in the substation, so that it generates reactive power and it is being consumed by the inductive loads which consume a lot of reactive power. Otherwise, if you don't compensate the reactive power demand, then it can result in voltage collapse. अब वोल्टेज अगर कम हो जाएगा तो पावर फ्लो नहीं होगा, तो वोल्टेज को सही रखना है, करंट को सही रखना है, ठीक है, और रिएक्टिव पावर को मतलब के ऑप्टिमली एलोकेट करना है कि कौन कौन से बस में ज़्यादा रिएक्टिव पावर डिमांड है, तो कहाँ कितना रिएक्टिव पावर प्लेस करने से हमको पावर मतलब के रिएक्टिव पावर डिमांड जो है वो हमको फुलफिल हो जाएगा, फिर वोल्टेज स्टेबल रहेगा और पावर लॉस भी कम होगा, क्योंकि वोल्टेज अगर बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो पावर लॉस कम होगा। तो अभी मान लो कि 10 buses are there, so you can manually solve. It will take some time, but you can manually solve. It will take few hours. But if there are 100 buses, you cannot solve manually, so you need computer. अब कंप्यूटर में लोड फ्लो करोगे, लोड फ्लो करने से तो वो लोड डिमांड वो आ जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ तुमको रिएक्टिव पावर मतलब कि प्लेस करना है, कितना मैग्नीट्यूड में करना है, वो कैसे पता चलेगा? दैट कैलकुलेशन यू हैव टू डू यूजिंग एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, सो मान लो एक और भी अगर एग्जांपल दो कि तुमको मान लो कि 1000 लोगों में से, ठीक है, सबका एज मान लो 20 से 30 है, so accordingly you have to select few people, okay, with some required मतलब के उसमें से तुमको मान लो के बेस्ट आदमी को ढूंढना है, ठीक है। कौन कौन से फीचर में से? फीचर मान लो के उसका मतलब के स्टूडेंट्स है, मान लो 1000 स्टूडेंट्स आर देयर, यू हैव टू चूज ओनली वन स्टूडेंट, ओके, वन स्टूडेंट हुज मार्क्स इज हाई बट मार्क्स ज़्यादा है पूरा सेमेस्टर में, लेकिन उसमें से मैथमेटिक्स का मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसको 9 पॉइंट मिला है लेकिन मैथमेटिक्स को उसको 6 मिला है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर 8.5 मिला है लेकिन मैथमेटिक्स को 9 मिला है, तो वो सेकेंड स्टूडेंट को लेना है, ठीक है। दो कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 है, ठीक है, तो इसको तुमको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 1000, और उसके साथ मान लो कि और भी आ गया कि उसका मतलब कि हर इंडिविजुअल सेमेस्टर में एटलीस्ट 8 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, फिर उसका इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स होना चाहिए। ऐसे करके करके तुमको वन स्टूडेंट को ढूंढना है, ओके। ऐसे तुमको एक प्रॉब्लम दिया गया है, यू हैव टू कंसीडर वन स्टूडेंट। तो मतलब कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है वो नहीं, उसके अंदर भी डिवीजन है। तो ऐसे तुम अगर सॉल्व करोगे तो इंडिविजुअली तुम 1000 स्टूडेंट का नाम लेके फिर मार्क्स लेके बैठोगे कि इसको फिजिक्स में इतना मिला है, मैथ्स में इतना मिला है, बेसिक इलेक्ट्रिक में इतना मिला है, कंट्रोल में इतना मिला है, पावर सिस्टम में इतना मिला है, मशीन में इतना मिला है, ऐसे कर। और दूसरा जो स्ट्रीम का है, दूसरा स्ट्रीम का दूसरा लड़के का दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन कॉमन सब्जेक्ट क्या है उसको पहले ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। फिर ये इतना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ज्यादा है, सो मेनी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर देयर, सो यू हैव टू सॉल्व कंसीडरिंग ऑल दिस कॉन्स्टेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ओके। अभी मैन्युअली नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम से करते हैं। मान लो कि कोई ईगल, ठीक है, अपने शिकार को ढूंढ रहा है, तो शिकार को कैसे ढूंढेगा? वो पहले शिकार को लोकेट करेगा कि कौन सा शिकार मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि नीचे जब देख रहा है तो सैकड़ों उसको मिल रहा है कि जानवर है, लेकिन वो अपने साइज के हिसाब से शिकार करेगा। तो उसने ढूंढ लिया कि एक शिकार जा रहा है, तो नाउ दैट पर्टिकुलर मीन्स bird will try to hunt that prey, but during hunting that prey will not
बीच उसका भी तो जान का खतरा है, वो तो आसानी से नहीं पकड़ में आ जाएगा. The particular bird cannot catch that prey easily. So that bird has to hunt. During hunting, that prey will turn left, so bird will also turn left and right, all these things. So that means there is some particular technique of every animal to hunt. There is a technique of tiger, there is a technique of lion, there is a technique of individual technique of you can say eagle. Okay, there is an individual technique of other snake. So all these things, bat. Okay, then all these animals has different techniques. Animals and birds and organisms have different techniques, but utilizing that technique they are able to catch that prey. ये तो मैंने हंटिंग बोला है, लेकिन और भी ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर देखा गया है कि कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वी गो बैक टू द नेचर एंड वी सी दैट हाउ दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हाउ दे आर कैचिंग द प्रे एंड हाउ दे आर सॉल्विंग देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. ठीक है, तो उस हिसाब से एक इक्वेशन तैयार किया जाता है कि कैसे वो छलांग मारा, कैसे उसको पकड़ लिया, कैसे वो अगर उल्टा दिशा से घूम रहा है तो कैसे वो घूम के पकड़ लिया उसको. तो ये सब सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ओके, इक्वेशन करके फिर देखा गया है कि अगर इस इक्वेशन को हम प्रोग्राम में डालेंगे तो दैट प्रोग्राम will will find the best solution according to that particular algorithm. Okay, जैसे कि वो हंटिंग करता है वैसे ही वो भी हंटिंग करके ठीक उसको निकाल देगा सॉल्यूशन. ठीक है, सो दैट इज द टेक्निक. ओके, सो that comes under the evolutionary computing. So that is called the nature inspired algorithms. Okay, सो ये तो हमने डिस्कस किया था. अब क्या है कि ये स्टार्टिंग कैसे करता है, इनिशियल कैसे करता है. तो इनिशियली एक होता है स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन. स्टोकेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन मीन्स दैट एवरी एल्गोरिथम हैज अ टेक्निक ऑफ सॉल्विंग. ओके, तो दैट इज ओके, बट हाउ टू स्टार्ट. द इनिशियल स्टार्ट पोजिशन ऑफ एवरी एल्गोरिथम इज ऑलमोस्ट सेम. ओके, they are almost same. So either you can start with any variable. Suppose तुमको जैसे बोला कि स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जिसका मार्क्स ये है वो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक सिलेक्ट करोगे कि स्टूडेंट का मार्क्स कितना होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज तुमको पता नहीं है मार्क्स कितना है. तो मान लो कि तुमने सिलेक्ट किया कि मान लो कि मार्क्स है 8 से हम शुरू करेंगे. 8 से ऊपर कौन है, क्योंकि 8 के ऊपर नीचे नहीं जाएंगे हम लोग. तो तुमने जो 8 सिलेक्ट किया, ठीक है, तो कोई और बोलता क्यों 8 क्यों, हम मैं 8.5 करूंगा. ठीक है, अब देखा गया कि कॉलेज में 8.5 के नीचे है सब. हो या भी ऐसा भी हो सकता है कोई किसी कॉलेज में इतना मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल है एग्जाम का और डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है कि उसमें 8.5 भी किसी को नहीं मिलता है, तो हाईएस्ट है 8. ऐसा भी हो सकता है. तो इफ यू चूज 8 देन यू कैन गेट सक्सेस. सो क्या होता है कि अगर मान लो कोई कॉलेज है जिसमें वेरी इजीली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अचीव 8.5, तो वहां पे अगर 8 से तुम शुरू करोगे तो देखोगे कि तुम 1000 से शुरू किया और तुम्हारे पास 8 जब किया तब तुम्हारे पास 900 है. तो मतलब कि 900 है, तुमको 900 में से ढूंढना पड़ेगा. और जो डिफिकल्ट कॉलेज है उसमें तुमने 8 से शुरू किया, 8.5 से शुरू किया, ठीक है, तो वहां देखा कि तुमको कोई नहीं मिल रहा है. So everyone is between below 8.5. तो इसलिए तुमको वेरिएबल कौन सा चाहिए या कैसे समझ में आएगा कि यू टेक अ रैंडम वेरिएबल. मान लो कि तुमने सेट किया, ठीक है, 8 भी कुछ कॉलेज में ज्यादा है और कुछ कॉलेज में 9 भी बहुत कम है. तो इसलिए हम लोग 7.5 से 9.5 तक एक रैंडम वैल्यू चूज करेंगे और जो भी रैंडम वैल्यू आएगा उस रैंडम वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन और सर्चिंग. तो ये जो वैल्यू मतलब कि रैंडम वैल्यू से शुरू करना है, क्योंकि वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू के आंसर क्या आएगा, तो हम लोग एक रैंडम वैल्यू से शुरू करते हैं. दैट टेक्निक इज कॉल्ड द स्टोकेस्टिक टेक्निक. ओके, इट कम्स अंडर स्टोकेस्टिक टेक्निक एंड मोस्टली द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर स्टोकेस्टिक, यूज द स्टोकेस्टिक टेक्निक इन द इनिशियल स्टेज. और देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स व्हिच यूज डिटरमिनिस्टिक टेक्निक आल्सो. कोई फिक्स वैल्यू पकड़ लेता है, ठीक है,
लेकिन जनरली stochastic techniques are the most common ones. So stochastic optimization methods are optimization methods that generate and use random variables. That means at the starting they select random variables. जैसे कि मैंने बोल रहा था कि suppose you are means selecting that which particular in a 10 bus system you want to place the value of reactive power compensating device. You want to place at bus number any one bus number between 5 to 6 5 to 10. ठीक है, 1 to 4 जनरेटर बस है, तुम 5 to 10 में किसी भी एक बस में तुम रिएक्टिव पावर को you want to place it. So you don't know which one is the best one. Then you will try with bus number 5. You will see that the value of power loss has reduced. Okay, fine. If you place at bus number 6, then you will see the value of power loss has increased. Then you cannot choose 6. Then you place at 7, then you see the value of power loss has reduced and it is better than bus number 4. तो 7 को लोगे, फिर 8 को लोगे, फिर 9 को लोगे, 10 को लोगे, तो ये वेरी इजी है. लेकिन अगर 100 बस है और तुमको 100 में से 90 बस में तुमको पुट करना है, तो तुम कैसे पुट करोगे? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो ओवर देयर यू विल टेक अ रैंडम वैल्यू. सपोज फ्रॉम बस नंबर 11 to 100 आई विल टेक सपोज रैंडम वैल्यू जनरेट हुआ 51, तो 51 में पुट करोगे. फिर नेक्स्ट हुआ 57 में पुट करोगे. ऐसे करते करते मान लो कि किसी बस में तो वो पर कंपेयर होगा कि 51 में कितना था, 57 में कितना था. अब रिएक्टिव वैल्यू पावर का वैल्यू भी कितना होगा वो भी नहीं पता. मान लो कि 10 मेगावाट से एमवीआर से 30 एमवीआर है, तो इट विल बी 10 और 30 दैट यू डोंट नो. सो यू स्टार्ट विद अ रैंडम वैल्यू एंड इफ इट इज गुड देन यू अपडेट इट, यू इंक्रीज इट. इफ इट इज नॉट गुड आफ्टर इंक्रीजिंग यू डिक्रीज इट. ऐसे करते करते होता है, एक एक इटरेशन जाता है. सो इनिशियल इटरेशन यू चूज द रैंडम वैल्यू. So that comes under the stochastic optimization. So for stochastic problems, the random variables appear in the formulation of the optimization problem itself, which involves random objective functions or random constants. So that means the solution starts with a random variable, okay, and accordingly it is being updated as per the iteration goes. It is updated and the values are being put into the function, objective function. Then you get the solution to the random variable, okay. So you get a random solution to that, okay. So random means it will give you the random iteration also, okay. So some stochastic optimization methods use random iterates to solve stochastic problems combining both meanings of stochastic optimization. So कुछ होता है कि रैंडम सॉल्यूशन डालते डालते निकाल देता है, अपडेट भी नहीं होता है, ठीक है. अपडेट होता है कोई टेक्निक से नहीं, रैंडमली होता है. So that is not good. So the updation should be done specifically. The updation कैसे होगा कि मान लो कि x का x1 मैंने लिया है 0.3, x2 जब होगा नेक्स्ट इटरेशन में तो वो 0.3 से कैसे चेंज होगा ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम में. तो जैसे मैंने कहा कि नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम, दैट मीन्स द नेचर इंस्पायर्ड सपोज द हंटिंग ऑफ द हंटिंग टेक्निक ऑफ अ ईगल, ओके. सो द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू वाज रैंडम, द सेकेंड वैल्यू विल बी अपडेटेड एज पर द इक्वेशन यू हैव रिटन यूजिंग द हंटिंग टेक्निक ऑफ द बर्ड. वो इक्वेशन के हिसाब से दैट वेरिएबल विल अपडेट, okay, it will get updated. The stochastic methods generalize deterministic methods for deterministic problems, okay. So now comes meta heuristic optimization. What is meta heuristic? Now meta heuristic means stochastic and meta heuristic are different, okay, because stochastic मान लो कि रैंडम वैल्यू ले रहा है लेकिन वो अपडेट नहीं कर रहा है, वो इटरेशन में भी नहीं जा रहा है, सिर्फ रैंडम किया फिर सॉल्यूशन मिल गया. लेकिन मेटा ह्यूरिस्टिक मतलब कि ह्यूरिस्टिक जो था वो था कि वैल्यू अपडेट करना. ह्यूरिस्टिक में आता है वैल्यू अपडेट करना, ठीक है. और मेटा ह्यूरिस्टिक मतलब कि हर इटरेशन में तुमको वैल्यू अपडेट करना है. तो मेटा ह्यूरिस्टिक में तुमको स्टोकेस्टिक अप्लाई करना ही है. दैट मीन्स इन मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक, मेटा ह्यूरिस्टिक मीन्स दैट you are achieving, you are going towards the better solution by updating your values. In stochastic technique,
you are just finding the initial value as random, and you can continue with the random value, and you can also take random value individually. Okay, but meta heuristic is not caring about the random value, it is caring about that whatever value I have, I will update it. If I don't update it, I will not get the better solution. Okay, so meta heuristic is a higher level procedure of heuristic design to find, generate or select heuristic means research algorithm that may provide us sufficiently good solution to the optimization problem, especially with incomplete or imperfect information or limited computation capacity. That means if the computation capacity is limited, then also it will help you to obtain the better solution after the iterations. Meta heuristic sample a subset of solutions which is otherwise too large to be completely enumerated or otherwise explored. So meta heuristic may take relatively few assumptions such as optimization problem using being these solved, and so may be unusable for variety of problems. So that means the meta heuristic technique may take some assumptions also. Assumption means not this particular stochastic tarah or random value, that is not told over here. It is told that meta heuristic technique will take few assumptions. That means assumptions as if the values, okay, not the particularly with the values, but the updations also, there is some assumptions depending upon the algorithms we are choosing. Okay, so there can be different, you can say, techniques. मान लो कि कोई अगर एल्गोरिथम में एक वेरिएबल को अपडेट करने के लिए और भी दूसरा वेरिएबल को एज्यूम करना पड़ रहा है, तो इट विल अलाउ इट, यू कैन डू दैट. ओके, so all these things combine to give you a meta heuristic technique. Okay, so it can take much more time during every iteration, but it will give you a better solution after every iteration. So this is very important, that in iteration 1 you are getting some solution, in iteration 2 you have to get a better solution, otherwise that optimization process is not accurate. Okay, now, compared to optimization algorithms and iterative methods, meta heuristic do not guarantee that globally optimal solution can be found in some class of problems. So in the optimization algorithms, that is the meta heuristic which is using these iterations, it is not guaranteed that you will get the best value all the times for every particular problem, because in meta heuristic technique you may get a better solution, or it may be successful in one kind of a problem, but it can be proved unsuccessful in other kind of problem. So a very good quality of meta heuristic optimization technique is one which can be proved successful for most of the objective functions, but it can happen 1% or less than 1% situations or objective functions that it fails to give you the better result. It can happen. So many meta heuristic techniques do implement some of the stochastic optimization also. So stochastic optimization जैसे बोल रहा था कि random values को select करता है starting में, so it can do that. It is not necessary that it has to do, but it can do, because the meta heuristic basically means it is updating the values for every iteration, and during every iteration it will take some assumptions of the variables, but initially the random selection of the values, that is done by the stochastic technique. So meta heuristic can do that, can take the stochastic technique for the first stage and then perform the iteration using his meta heuristic technique. मतलब कि पहले स्टेज में stochastic के टेक्निक को इस्तेमाल करेगा, फिर उसके बाद वो मेटा heuristic अप्रोच के साथ वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो stochastic भी हो सकता है स्टार्टिंग में. ओके, so it can implement some form of stochastic optimization so that the solution found is dependent upon the set of variables generated. So in combinatorial optimization, okay, that means the combination of these two, by searching over a large set of feasible solutions, meta heuristic can often find good solutions with less computation effort than the other optimization algorithms, iterative methods or simple heuristics. So only
इटरेशन मेथड विल नॉट हेल्प। जैसे कि मान लो न्यूटन रैप्सन जो लोड फ्लो है, वो तो इटरेशन है। तो हर वक्त इटरेशन, न्यूटन रैप्सन जो लोड फ्लो, तो एक लोड फ्लो का एप्लीकेशन, न्यूटन रैप्सन इज ऑप्टिमाइजेशन, इट इज एक्चुअली एन टेक्निक। ठीक है, तुम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स में पढ़े हो न्यूटन रैप्सन, गॉस सीडल, तो वो भी एक सॉल्यूशन देता है। ठीक है, एक एक इटरेशन करके उसको, मतलब इट इज अपडेटिंग द वैल्यू एंड इट इज गिविंग यू एंड इज पुटिंग दोज वैल्यूज टू चेक वेदर द objective function is giving you the better result or not. If it is unable to give better result, then the previous value will be chosen. So those are the computation, these are the normal iterative methods, but always the iterative methods techniques will not give you the best solution. Okay, so you have to use some other techniques. So this meta heuristic technique helps you to do that. It is a modified form of the heuristic technique where you can make the modifications in the search algorithm. Okay, and you can input, that means updation of a variable. मान लो कि जैसे x1 है, उसका इटरेशन 1 है, फिर इटरेशन 2 में जब जाएगा तो उसको अपडेट करना पड़ेगा. So there can be one equation, there can be more than one equations. So meta heuristic techniques gives you that you can apply more than one equations for updating the values. Okay. As such, they are useful approaches for optimization problems. Okay, so several books and survey papers have been published on this particular subject, so you can go through them. Okay, so basically the idea is that meta-heuristic is a technique which uses these iterative methods, okay, but in a modified way where few assumptions are taken, okay, for every iterations. Okay, so it is a modified form of iterative method, you can say, and it can use this stochastic technique. So stochastic is nothing but the stochastic algorithms optimization technique is by selecting the random values at the first stage. So meta-heuristic optimization technique can also implement the stochastic in the first stage. Okay. Okay. So now evolutionary computing techniques. So the topic which initially started the discussion, that the evolutionary computer techniques, so the nature inspired techniques. Okay, so those can be meta-heuristic, those can be stochastic. So as you approach, you will see, if you have studied particle sum optimization, you will see that particle sum optimization is generally a meta-heuristic technique. Okay, and initially you can choose the random variables, so it is also the meta-heuristic technique which uses the stochastic optimization for the initial stage. Okay. Now evolutionary techniques are the nature inspired. So many nature inspired techniques are meta-heuristic techniques. Okay. So they mostly involve the meta-heuristic optimization algorithms. So broadly speaking, there are few evolutionary computer techniques which are meta-heuristic in nature, such as agent-based modeling. These are the few names. Ant colony optimization. So how does an ant makes his colony? So that is also one technique inspired from the ants. Okay. So this also comes under the meta-heuristic, and it is a evolutionary computing because it is nature inspired from the nature. Then we have the artificial immune systems, artificial life, then cultural algorithms. All these things are there. Okay. Evolutionary algorithms, evolutionary programming. So evolutionary algorithm means evolutionary computing technique is used in the evolutionary algorithm, that we will see in later. Okay. So there are many general algorithm, then the neuroevolution, particle swarm optimization is there, swarm intelligence, okay, self-organization such as self-organizing maps, competitive learning. So all these different techniques, okay, are there, which falls under the evolutionary technique. Okay. So evolutionary algorithm is one kind. Okay, so evolutionary algorithm form a subset of the evolutionary computation, in that they generally
only involve techniques implementing mechanisms inspired from the biological evolution. That means evolutionary technique can be anything. Evolutionary technique is nothing but the nature inspired technique. Okay, so it can be in the form of algorithm, it can form of any particular, you can say, different technique. Okay, but algorithms are the application, or you can say the subset of the particular evolutionary computing, which is also inspired from the nature, but they solve the problem in form of algorithms. Okay, so these are the form of algorithms. So evolutionary techniques are in the form of, can be form of the algorithms also. So when they are in the form of algorithms, they are called the evolutionary algorithms. So how they get the particular means, you can say, how do you select or how do you come with the idea? The concept is that any biological feature or any biological, you can say, effect, such as the biological evolution. Okay, evolution, then which then can be classified as reproduction technique. Okay, mutation, because the coronavirus is getting mutated. What is mutation? Mutation means when, as per the nature demands, okay, natural selection, the mutation is a part of evolution. So every individual organism mutate. Okay, because as per the evolution theory of evolution, all the organisms in the world has evolved, not only humans, everyone has evolved. So previously the ancestors of every individual organism, not only humans, even the means horses were not like that 1 million years ago. Even the tiger was not like this 1 million years ago. There is a common ancestor of tiger and lion. Okay, that is 100 millions ago. So this way of mutation, so the biology researchers have researched that from the DNA, that there is a special way of evolution that depends upon the nature, the natural, which is called the natural selection. As per the nature demands, the survival of the fittest, as per being quoted by Darwin. So the mutation is one process. So how do the organisms mutate? That the inspiration can come from that particular feature also, or effect also, or process also. So that process is coded in the form of an algorithm. Okay, then which is nothing but natural selection and survival of the fittest. Okay, then hunting techniques, all these things comes under this particular evolutionary algorithms. Okay, so I will discuss this in details in later. Okay. Okay, so you do one thing, you prepare for this particular slot test. Okay, because multi-objective, the MCQs will be based on that particular topics. The whatever I have discussed in the class, the question will come according to that. Okay. Okay, so दीपक, if you are here, तुमने को वो सोचा है टॉपिक के बारे में? यस सर। तो वो डिस्कशन कर लिए बाकी के साथ? अभी नहीं हुआ है सर, और कुछ लोग से हुआ है और बाकी है। अच्छा ठीक है, तुम डिस्कशन तो करके मुझे, जैसे कि दूसरा जो ग्रुप है उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो तुम भी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके मुझे ऐड कर दो, ठीक है? और वहाँ सर ग्रुप क्रिएट किया है, बस कल ही आपको ऐड नहीं किया है। ठीक है, वो मुझे ऐड कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? यस सर। हाँ, अगर ऐड करना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं तुमसे कम्युनिकेट कर लूँगा, ठीक है? लेकिन मुझे इंटीमेट करना कि ऐड क्या चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, यू कैन ऐड, बट सिंस देखो एक ग्रुप में तुम जब टीममेट्स काम करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे मैसेज एक्सचेंज होंगे, तो अननेसरी मेरे अकाउंट में घुस जाएगा, तो उसमें सब इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं किसी एक और दो से इंफॉर्मेशन लूंगा, ठीक है? तो बाद में ऐड करो, अभी मत करो, जब मैं बोलूंगा तब ऐड करना, ठीक है? तुम सिर्फ मुझे व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर सकते हो या फिर मुझे कॉल कर सकते हो आफ्टर 6 PM, ठीक है? कि हमने ये सोचा है, ठीक है?
फिर अगर फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। ठीक है, पहले तुम सोच लो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। देखो जो तो टाइटल तो वो डिसाइड है, मतलब जो टाइटल है अच्छा। होम ऑटोमेशन यूजिंग आर्डिनो, तो इसके अंदर ही कोई मतलब टाइटल हम लोग को देना है अपने से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम वो भी दे सकते हो, क्योंकि हैव यू डिसाइडेड कौन सा तुम होम ऑटोमेशन टेक्निक मतलब के होम ऑटोमेशन डिवाइस को डिजाइन करोगे? सोचा है कुछ? सर हम लोग मतलब उसको मोबाइल से कंट्रोल करेंगे हम्म। और ब्लूटूथ के जरिए। अच्छा, ठीक है, तो तुम डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। अगर टाइटल टाइटल कोई नॉर्मल टाइटल रख सकते हो। ठीक है, उसमें इतनी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे होम ऑटोमेशन सोचा है तो वैसे ही तुम एक टाइटल दे सकते हो। यस सर। ठीक है, हाँ हाँ। वैसे शाम शाम को फाइनलाइज हो जाएगा, बात करते हैं उसके बाद। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके, सो यू कैन लीव नाउ देन। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर।